हेलो दोस्तों। मैंने काफ़ी देर बाद एक इलेक्शंस जो रिजल्ट्स आया थी 4 स्टेट्स और एक यूनियन टेरिटरीज के अंदर, तो उसके ऊपर मैंने कभी वीडियो नहीं बनाई थी। शायद मेरे कोई पर्सनल असाइनमेंट ज़्यादा रह गया था और इसीलिए नहीं बनाया। जिससे मैंने पॉलिटिकल साइंस या पॉलिटिकल स्टडीज और रीजनल पॉलिटिक्स और पॉपुलिज्म को बारी बारी में स्टडी करता हूँ, तो उसके हिसाब से ये वीडियो थोड़ा लेट हो रहा है, फिर भी ज़रूरी है मैं समझा, इसीलिए आपके लिए ये वीडियोस लेके आया हूँ। तो हम चलते हैं वेस्ट बंगाल का जो इलेक्शंस मैंडेट था 2021 में। तो वहीं पे वही आया था कि ऑल इंडियन तृणमूल कांग्रेस 213, बीजेपी को 77 और इंडिपेंडेंट को 1, राष्ट्रीय सेकुलर मजलिस पार्टी जो 1 सीट्स मिला था। लेकिन अचानक यही बात है कि कोई सीपीआई या फिर सीपीआईएम लेफ्ट पार्टीज को 1 सीट भी नहीं मिला था। उसका वही कारण है कि लेफ्ट का वोट बैंक मैक्सिमम बीजेपी को शिफ्ट हुआ और मिनिमम आपका तृणमूल कांग्रेस को शिफ्ट हुआ था, और कांग्रेस ने वहाँ पर फ्रैगमेंटेशन रूल्स काफ़ी किया है। तो लेफ्ट्स अपने ही जो बैड पॉलिसीज है, अपने ही जो क्या बोलते हैं उनको, जो एक कॉन्फाइंड और कॉन्क्रीट और एक कोडिफाइंड पॉलिसीज था उनका, जो ऑर्गेनाइजेशन को कैटरिंग करना था, वो सब कर नहीं पाए। और काफ़ी वायलेंस वहाँ पे रहता है वेस्ट बंगाल के इलेक्शंस में, प्री इलेक्शंस हो या फिर पोस्ट इलेक्शंस का, उसका डिफरेंट इश्यूज है। कहीं ना कहीं लेफ्ट ज्योति बसु की और जो सरकार चली गई थी, उनके डेथ्स होने के बाद लेफ्ट का यूनिफाइड हो नहीं पाए, लेफ्ट का फ्रेगमेंटेशन हो गया और लेफ्ट बिखर गए। और तीसरा चीज़ यही है कि नेशनल्स पार्टी जो है बेसिकली तो बीजेपी वहाँ पे एक शुरू कर दिया कम्युनलिज्म का एक इश्यूज। उन्होंने रिलीजन के ऊपर अटैक किया, नेशनलिज्म के ऊपर लोगों को विश्वास दिलाया और एक काफ़ी हद तक काम किया, और द इमेज ऑफ मोदी। फिर भी जैसे पहले मैंने कुछ कमेंट्स कुछ चैनल्स में बताया था कि यहाँ पे बीजेपी नहीं आने वाला है, क्योंकि वेस्ट बंगाल का जो पॉलिटिक्स है, जो पॉलिसी, जो उनका कल्चर्स है, उनका जो सिनेरियोज है, तो वहाँ पे लेफ्ट के बाद एक रीजनल पार्टी तो नहीं, नेशनल्स पार्टीज है, जिससे ममता दीदी उन्होंने एमर्ज किया था, काफ़ी डेवलप एमर्ज किया था, और वो फिर सरकार में आई। और उसका बड़ी इशू था कि जो मैंने जिस थ्योरी के ऊपर काम कर रहा हूँ कि जो हम 2 स्टेप गवर्नेंस बोलता हूँ, पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस की जो बात करता हूँ 21st सेंचुरी में, जैसे सारे रीजनल्स पार्टीज और लगभग आजकल के नेशनल्स पार्टीज भी वही चाहते हैं। गवर्नेंस कितना होगा ये नहीं होगा, लेकिन वेलफेयर पॉलिसीज बनाना और कुछ हद तक या फिर ज़्यादा हद तक काम करना। जैसे वेस्ट बंगाल का मेजर इशूज था, एक वोट बैंक पॉलिटिक्स था वीमेन का। वीमेन के लिए काफ़ी काम किया है दीदी ने, और दीदी को प्रोजेक्शन बनाया कि आजकल का अभी का पहला एक इकलौता सा एक महिला मुख्यमंत्री होंगे या फिर हैं, तो इसीलिए उनको ज़्यादा वोट दिया जाए। और उनके जैसे उड़ीसा में भी उड़ीसा गवर्नमेंट का एक नवीन पटनायक का मेजर वोट बैंक है वीमेन वोट बैंक, वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, क्योंकि उन्होंने काफ़ी फोकस किया वीमेन के लिए, और लगभग ज़्यादातर पॉलिसीज नहीं बने, उसका गवर्नेंस को फोकस किया, उसको इम्प्लीमेंटेशन को फोकस किया। सेकेंड था द इंटेलेक्चुअलिज्म, द वेस्ट बंगाल इंटेलेक्चुअलिज्म, जिसे भद्रलोक बोलते हैं पश्चिम बंगाल में, कि अर्बन वोट्स कभी मोदी के ज़्यादा बीजेपी की तरह नहीं गया, क्योंकि उनको पास डिबेट्स है, डिस्कशंस होता है, वो लोग चाहते हैं, और वो सब गया आपके दीदी के खाते में ज़्यादातर पे। थर्ड चीज़ यही है कि जैसे वहाँ पर लेफ्ट नील हो गया था, क्योंकि लेफ्ट का जो आफ्टर वेस्ट बंगाल में ज्योति बसु खत्म होने के बाद, उनके डेथ होने के बाद, और 2009-10 के बाद सीरियली वो पॉलिटिक्स ऐसे आ रहा है कि लेफ्ट का ही डोमिनेंस खत्म होता जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे बीजेपी और कांग्रेस ने लेफ्ट के अंदर जाके उन्होंने ऐसे हलचल मचाए हैं, कोशिश किए हैं उनका रीजनल पार्टी को नेशनलाइज करने के लिए और अपनी तरह ट्रैकिंग करने के लिए। तो ये नेशनलाइजेशन ऑफ रीजनल पार्टी नहीं था, ये रेशनलाइजेशन ऑफ द रीजनल पार्टी भी नहीं था, ये बल्कि एक था कि एक लेफ्ट पार्टी को ख़त्म करने के लिए एक कॉन्स्पिरेसी फ्रैगमेंटेशन पॉलिसीज था। तो जो लेफ्ट का वोट्स बैंक था वो मैक्सिमम बीजेपी की तरफ रूरल वोट्स बैंक गया, और अर्बन वोट्स बैंक टीएमसी की तरफ गया था। उसके बाद जो भी हो वो अलग बात है, दोबारा फिर तीसरी बार फिर आपके दीदी जी
ममता बनर्जी ने सरकार बनाए। और जैसे मैंने बताया कुछ रीजन्स है, उनका जो कल्चर्स है, उनका जो इंटेलेक्चुअल पैटर्न्स है, वो ज़्यादातर पे बीजेपी को, जैसे हम लोग मानते हैं कि कम्युनल पार्टीज़ के ऊपर उसको कलराइज्ड है कि बीजेपी वहाँ पे जैसे नेशनलिज्म पोर्ट्रे किया था, बीजेपी वहाँ पे जैसे एनआरसी, आपका सीएए का इशू जो था वो सब पकड़े, वो सब लोगों को ध्यान में आया, वो सब लोगों को आया कि यही जो गवर्नमेंट है ये शायद ज़्यादा बातें करता है, काम इतना अच्छा नहीं कर पाता है, करने की कोशिश भी नहीं करता है। आपका रीजन नेशनलिज्म और एक मेजोरिटेरियन नेशनल हिंदू नेशनलिज्म को फोकस करके वोट बैंक लेना चाहता है। शायद ये सब वेस्ट बंगाल में पॉसिबल नहीं, कि वेस्ट बंगाल के लोग पढ़े लिखे हैं, उनका डिस्कोर्स है, डिबेट्स है, और पॉलिटिक्स और पॉलिसीज के ऊपर उनका काफ़ी ध्यान रहता है। मैं दूसरा स्टेट केरला के ऊपर आता हूँ। केरला में आप जैसे उनका लेफ्ट का डोमिनेंसी है पहले से, तो सीपीएम आईएम का 62, सीपीआई का 17 और इंडियन नेशनल कांग्रेस का 21, और कांग्रेस सेकुलर 1 और इंडिपेंडेंट 6। तो लगभग 140 सीट था। और इसमें भी केरला में वही पहले जो लेफ्ट गवर्नमेंट था दोबारा उन लोगों ने आए और सरकार बनाई। जैसे केरला भी इंडिया में सबसे हाईएस्ट उनका सेक्स रेशियो है, उनका फीमेल सेक्स रेशियो, उनका एजुकेशन है, और सोशल डेवलपमेंट का जो इशूज, हेल्थ, सैनिटेशन, उसके पास इलेक्ट्रिसिटीज, रोड कंस्ट्रक्शंस, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, सोशल पॉलिसीज बनाना, ये केरला पहले से था, है और रहेगा। और वहाँ पे बीजेपी इतना ध्यान भी नहीं दे पाया, ध्यान देने की कोशिश भी किया। वहाँ पे बीजेपी का फोकस था वेस्ट बंगाल, आसाम, आपका तमिलनाडु और साउथ, क्योंकि साउथ में एक रीजनलिज्म बहुत भरी पड़ी है। उनको हिंदी पीपुल यानी हिंदी बेल्ट के पॉलिटिक्स से बहुत दूर रहना चाहते हैं, ये बड़ा एक मेजर इशूज है। और उनको भी यही पता है कि मोदी गवर्नमेंट का जो कंस्पिरेसीज है नेशनलिज्म के नाम पे, पैटी रिलीजन और पैटी पॉपुलिज्म के नाम पे, कि कुछ कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, दिखा रहे हैं ज़्यादा, तो उनको यही पता है कि अगर वहाँ पे ज़्यादातर पे अगर बीजेपी आ जाता है या फिर बड़ा नेशनल्स पार्टी आ जाता है, तो उनका जो रीजनलिज्म के ऊपर थ्रेटन आ जाएगा। उन लोग थोपेंगे हिंदी भाषा बोलने के लिए, हिंदुइज्म को ज़्यादा कल्चर फाइट करेंगे, भलगारिज्म तो नहीं, और वैंडलिज्म आएगा, पोस्ट इलेक्शंस में कुछ इश्यूज आएगा। ये सब होता रहता है। जब हम देखते हैं कोई एक नेशनल्स पार्टी जीतता है तो वहाँ पे गवर्नेंस में इशू आएगा, उनको डर है कि फिर सोशल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस नहीं करेगी। यही था केरला का। मैंने पौंडीचेरी की बात कर, पौंडीचेरी में पिछले साल कांग्रेस गवर्नमेंट थे, तो पिछले टर्म में कांग्रेस गवर्नमेंट था, लेकिन कांग्रेस आप जैसे जानते हैं कि वो अपनी पैर पे कुराड़ी मारा है। तो पौंडीचेरी में भी उनका, जैसे मुझे लग रहा है कि कांग्रेस एक फॉर्मेलिटीज मेंटेन करता है, बीइंग ए नेशनल्स पार्टी, सारे तरफ बस कैंडिडेट दे के उनको यही कर रहा था। लेकिन पुंडीचेरी में इतना रैलीज नहीं किए उन्होंने। एक तो कोविड-19 का दौरा था उनका, कोई स्टार जो कैंपेनर था वो गया नहीं, डोर टू डोर कैंपेनिंग किए नहीं, लोगों के पास एक माहौल ही नहीं बना। ना केरला में तो अलायंस में थे, ना वेस्ट बंगाल में बना, ना ही पुंडीचेरी में बना, ना आसाम में बना, ये तीनों जगह नहीं बना, क्योंकि उनको डिफाइंड था कि हम सारे अगर देखेंगे तो हम कहीं ना कहीं सारे में हार जाएंगे। कुछ तो कुछ के साथ किसके साथ मिलकर सरकारें आई, जैसे आपका तमिलनाडु में डीएमके के साथ अलायंस करके उन लोगों ने सरकार बनाया, केरला में भी अलायंस किए थे। तो इसीलिए जो ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस है उनका डोमिनेंस काफ़ी रहा, ज़्यादातर सीट 10 सीट लिए, बीजेपी को 6 मिला, डीएमके को 6 मिला, इंडियन नेशनल कांग्रेस को 2 और एक इंडिपेंडेंट को 6 सीट मिल गया था। तो पौंडीचेरी जैसे यूनियन टेरेटरीज है, तो वहीं पे कहीं ना कहीं नेशनल गवर्नमेंट ही मुझे लग रहा है 2-3 बार से बना रहे हैं नेशनल यूनियन गवर्नमेंट, जो नेशनल पार्टी है, मेजर्स पार्टी है, किसी के साथ अलायंस करके। लेकिन इस बार जो है ऑल इंडियन एनआर कांग्रेस से जो एन रंगासामी चीफ मिनिस्टर्स हुए हैं, वो टेकिंग लिए हैं बीजेपी के साथ अलायंस करके। तो पौंडीचेरी में इतना ये नहीं था कि उसमें एक सब रीजनलिज्म की बात हो, रीजनलिज्म की बात हो, या फिर नेशनलिज्म और मोदी का इमेजेस, जैसे मोदी का पॉपुलिज्म, उनका सेल्फ कॉन्शियसनेस और एटीट्यूड्स टुवर्ड्स नेशनल डिस्कोर्स ऑफ पॉलिसीज, इनके ऊपर शायद लोग इतना ध्यान नहीं दिए। फिर भी
बीजेपी का थोड़ा बहुत डोमिनेंस वहीं पे था। हम चले जाते हैं आसाम। आसाम में जो हुआ वो शायद होना ही था। और जैसे यहाँ पे बीजेपी ने 60 सीट्स ले गया था और इंडियन नेशनल कांग्रेस भी काफ़ी फाइट कर रहा था 29, क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस का कैंडिडेट्स अच्छे थे वहीं पे। ऐसा नहीं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने नेशनल्स उनका जो स्पोक्स पर्सन नेशनल्स उनका जो पार्टीज़ का प्रेसिडेंट्स है सेक्रेटरीज हैं उन लोग गए या फिर काफ़ी टाइम वहाँ पर रैलीज किए, डोर टू डोर कैंपेनिंग किए, लोगों को जो फ्रस्ट्रेशंस था जैसे कन्वे कर नहीं पाए, लोगों के अंदर फ्रस्ट्रेशंस आज भी है कि जो मोदी बोल रहे हैं उनका गवर्नेंस में इशूज है, जो बोल रहा है वो हो नहीं रहा है, नेशनलिज्म बड़े बड़े बात किया जा रहा है, मीडियाज जो दिखा रहा है वो हम देख रहे हैं, वो मीडिया भी उनके ऊपर छा गए हैं। तो इसके ऊपर कांग्रेस ने वॉकआउट किया ही नहीं, क्योंकि उनका इंटरनल फ्रैगमेंटेशंस बहुत है। और एक है द डायनेस्टिक रूल जो बोलते हैं वो कांग्रेस का जो रूट कॉज है, और उसको एलिगेशंस करके बीजेपी आगे ही जा रहा है। तो वो लोग ऐसे इतना काम नहीं किए, फिर भी उनका कैंडिडेट्स अच्छे थे और कांग्रेस अपना ट्रेडिशनल वोट बैंक पैटर्न को अच्छी तरह से जा पाया। हाँ, यहाँ पे मेजर इशू था जो एनआरसी हुआ था, और एनआरसी के जितना भी इश्यूज था, जैसे कुछ बोडोलैंड्स में एरियाज में कैसे मुस्लिम्स वोट्स, वो सब इतना फ्रैगमेंटेड नहीं हुआ जितना फ्रैगमेंटेड होना चाहिए। तो यहाँ पे बीजेपी का जो वर्कर्स है और उनका जो ग्राउंड लेवल्स का लीडर्स है, रीजनल लीडर्स है, उन लोग को थोड़ा तारीफ देना पड़ेगा, क्योंकि उन लोग वोट को एकोमोडेट कर पाए, ऐसे फ्रैगमेंटेशंस होने नहीं दिए। इसका इशूज बड़ा मेजर था, जो इशूज रिफ्लेक्ट हुआ वेस्ट बंगाल में एनआरसी और सीएए में, एंटी सीएए मूवमेंट्स का, लेकिन ये भी नहीं हुआ। और हेमंत बिस्वा जो है उन्होंने चीफ मिनिस्टर्स बने। ये भी देखना था कि बीजेपी को एक एज्ड है कि जो नेशनलिज्म पे और आपका मेजोरिटेरियन नेशनलिज्म को फोकस करने के लिए आसाम उसका बेस्ट एग्जाम्पल है 2021 का। अगर इलेक्शंस डिविडेंड के बात करें, इलेक्शंस मैंडेट के हम बात करें, तो मैं तमिलनाडु को चले आता हूँ। तमिलनाडु हमेशा एक रीजनल्स पार्टी की तरफ कहीं ना कहीं डोमिनेंस ही रहा है। जैसे एडीआईएम का डोमिनेंस काफ़ी था पिछले 2-3 टर्म से, और जब जयललिता का डेथ हो गई थी, जयललिता जी का जब डेथ हो गया तो फ्रेगमेंटेशन शुरू हो गया। आज या कल कोई भी किसी भी रीजनल्स पार्टी एक लीडर के ऊपर, एक लीडर के पॉपुलिज्म और करिश्मा के ऊपर अगर कंटिन्यू रहता है तो कॉन्सिक्वेंस ऐसे ही होगा। और वहाँ पे बीजेपी ने घुसने की कोशिश की और बीजेपी ने उनको फ्रैगमेंटेड ज़्यादा बनाने में और कोशिश बनाने में उनका मदद की थी। और ये होता है, एक नेचर है, कोई रीजनल्स पार्टीज एक पर्सनल कॉल्ट में आगे जाएगा तो नेशनल्स पार्टी वहीं पे एंडोर्समेंट करेंगे, उनको इंटरफेयर करेंगे। और जैसे एडीएमके को फोर्सफुली था वो बीजेपी के साथ अलायंस करना था और अलायंस हुआ। और लोगों को ये, जैसे मैंने बताया कि लैंग्वेज वहाँ पे एक इशूज है, उनका सोशल पॉलिसीज इशूज है। जैसे एडीएमके ने काफ़ी वेलफेयर पॉलिसीज वहाँ पे बनाए और शायद उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा, वो सबसे ज़्यादा मैं बोलूँगा 2000 से 2012-15 के बीच में काफ़ी वेलफेयर स्कीम वो तमिलनाडु में बना था, इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा ही है शायद। लेकिन लोगों को यही पता चल गया कि अगर बीजेपी के साथ ये लोग अलायंस करके आते हैं तो फिर हमारा जो एक डोमिनेंस कल्चर, तमिल कल्चर है, द्रविडियंस कल्चर है, वो सब शायद ख़त्म हो जाएगा। और वही जो मैंने बोला कि हिंदीज़म, जो कि हिंदी भाषा, हिंदी लैंग्वेज को प्रमोशन ज़्यादा मिलेगा बल्कि हमारे लैंग्वेज है या फिर अंग्रेजी में, जो हमको बोलना नहीं चाहता, हम नहीं चाहते हैं बोलना, और उसको हमारे तरफ थोड़ा बहुत थ्रेटनेस है, जो शायद तमिलनाडु का जनता के ऊपर यही था। सेकेंड चीज़ है एंटी इनकुम्बेंसी आ गया था, इनके फ्रेगमेंटेशन और इनका वोट को एकोमोडेट कर नहीं पाए थे। और स्टेलिन उन्होंने डीएमके का जो पहले से ही उनका 19-20 से चलता रहता था, तो डीएमके का सीट्स आगे ज़्यादा, डीएमके और इंडियन नेशनल कांग्रेस, उन्होंने 133 डीएमके को सीट्स मिला था, इंडियन नेशनल को 18, ईडीआईएम को 66 और बीजेपी को 4। और बीजेपी ध्यान नहीं था, बीजेपी तमिलनाडु केरला में ध्यान दिया ही नहीं था, वहाँ पे फोकस ही किया नहीं था, ये आपको समझना पड़ेगा। तो मैंने एक आपके लिए एक कंपैरेटिव स्टोरीज की तरफ से वेस्ट बंगाल, केरला, पुडुचेरी, तमिलनाडु और आसाम का इलेक्शंस मैंडेट, उनका डिविडेंड, क्यों ये जीता, क्यों हारा, इसके ऊपर एक मैंने फोकस किया।
ब्रॉडली फोकस किया। और अब इसको हम माइक्रो लेवल में एनालाइजिंग करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, उसके लिए अलग अलग स्टडीज़ होता है। लेकिन जो मेरा एक थ्योरी था कि हम कहीं ना कहीं एक रीजनल पार्टीज या फिर जो स्टेट्स हैं आजकल सोशल डेवलपमेंट को इशू बना रहे हैं। भले कुछ जैसे आसाम में थोड़ा इतना नहीं हो पाया, लेकिन मैक्सिमम जो बात मैं बोल रहा हूँ कि जो गवर्नेंस है, टू स्टेप गवर्नेंस, वेलफेयर पॉलिसीज बनाना, उसको इम्प्लीमेंट्स करना, यही फोकस है लोगों के ऊपर। आप कितना भी पैसा दे दो, कितना भी नेशनलिज्म की बात बोल दो, कितना भी आपका सेल्फ पॉपुलिज्म बढ़ा दो, आपका इमेज खड़ा कर दो, आप मीडिया को खरीद लो, लेकिन लोगों को पता है। और इसमें हमारा डेमोक्रेसी पॉपुलराइज हो रहा है। और एक डीलेजिटिमाइज जो स्ट्रक्चर्स, जो लेजिटिमाइज स्ट्रक्चर्स था, वो धीरे धीरे मतलब डीलेजिटिमाइज हो रहा है और एक वेल डेमोक्रेटिक सेटअप की तरफ से जा रहा है। और इसमें से सबसे बड़ा जो थ्योरेटिकली काम कर रहा हूँ जिसके ऊपर कि आपका गवर्नेंस, द पॉलिटिक्स ऑफ गवर्नेंस, पॉलिटिक्स, पॉलिसीज, इसका इलेक्शंस मैंडेट और इलेक्शंस डिविडेंड, कहीं ना कहीं आपका वेलफेयर स्कीम एंड गवर्नेंस, और वो गवर्नेंस भी दो स्टेप होना चाहिए और अच्छी तरह से होना चाहिए। और ये 21st सेंचुरी के सारे लगभग रीजनल्स पार्टीज और 2010 के बाद नेशनल पार्टीज का, न्यू लिबरल पॉलिसीज के साथ यही फ्रेमवर्क और एक आप रेजिम बोलो कि ये कंटिन्यू कर रहा है। मैं होप करता हूँ कि इस कोविड-19 पैंडेमिक में आप लोग अच्छे होंगे। बहुत डिफ़िकल्टीज टाइम है, घर पे रहिए, सेफ पे रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।